नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार स्वस्थ और सकुशल होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जो भी साथी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप हिंदी में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सभी लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं और क्लास को लाइक शेयर कर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। चलिए, सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाइए। जो भी साथी चैनल पे नए आते हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। साथ ही आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर क्लास आपको पसंद आती है क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। तो सभी लोग क्लास को लाइक शेयर करते रहिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आज की इस क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में हमने हिंदी के एक और महत्वपूर्ण चैप्टर सर्वनाम की शुरुआत किया था और हमने बात किया था कि सर्वनाम यानी प्रोनाउन जो होता है ये क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात किया था कि सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना भाई। सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी इस पर भी हमने विस्तार से बात किया था। फिर हमने बात किया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने देखा था कि हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें सबसे पहले हमने कल की क्लास में बात किया था पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये क्या होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हमने कल की क्लास में विस्तार से चर्चा किया और इन सभी को समझने का प्रयास किया था, है ना। और मुझे विश्वास है कि आपको ये क्लास अच्छा लगा रहा होगा, है ना। क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, अब बात आती है कि आज की इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा हम लोग बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में और बात करेंगे हम लोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो हम लोग इसमें बात करेंगे निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले निजवाचक सर्वनाम के बारे में कि निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निजवाचक सर्वनाम जो है ये निज धनवाचक धन सर्वनाम से मिलकर बना है। निज का अर्थ होता है स्वयं या खुद का बोध कराने वाला, है ना। निज का अर्थ होता है, निज का अर्थ क्या होता है, स्वयं या खुद के बारे में बोध कराने वाला सर्वनाम, है ना। तो निज धनवाचक, वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला और सर्वनाम का अर्थ होता है सर्वनाम। तो स्वयं या खुद का बोध कराने वाला सर्वनाम अर्थात वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसी संज्ञा का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज का अर्थ होता है स्वयं या खुद, यानी स्वयं या खुद का बोध कराने वाला सर्वनाम। तो वह सर्वनाम जो किसी संज्ञा के साथ आकर उसी संज्ञा का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आप ही चले आए, राम आप ही चले आए। श्याम आप ही गा और बजा लेते हैं, श्याम आप ही गा और बजा लेते हैं। मोहन आप ही सब कुछ करते हैं, मोहन आप ही सब कुछ करते हैं। तो इन तीनों उदाहरण में आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पे राम के साथ में आप शब्द आया है और ये आप शब्द ही निजवाचक सर्वनाम है। देखिए राम आप ही चले आए, राम जो है संज्ञा है और संज्ञा के साथ में आप जो शब्द आया है ये निजवाचक सर्वनाम शब्द है। क्यों,
क्योंकि ये राम के साथ आकर राम का ही बोध करा रहा है कि राम आप ही चले आए, मतलब राम खुद चला आया, है ना। तो आप यानी निज या स्वयं के लिए ये बोध करा रहा है, यानी राम के लिए बोध कर रहा है ये कि राम आप ही चले आए। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है ना। दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम आप ही गा और बजा लेते हैं। श्याम आप ही गा और बजा लेते हैं। ये जो आप शब्द है ये श्याम के बारे में ही बता रहा है, यानी श्याम का ही बोध करा रहा है कि श्याम जो है वो खुद ही गा और बजा लेता है। श्याम क्या है? श्याम खुद ही गा और बजा लेता है, यानी श्याम आप ही गा और बजा लेते हैं। तो ये आपका निजवाचक सर्वनाम है ना। मोहन आप ही सब कुछ करते हैं। मोहन आप ही सब कुछ करते हैं। मोहन आप ही, मोहन आप ही, आप जो शब्द है ये मोहन के बारे में ही बता रहा है, मोहन के बारे में ही बोध करा रहा है कि मोहन आप सब कुछ कर लेते हैं। मोहन है सब कुछ मोहन ही करता है ना। तो ये जो आप शब्द है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम शब्द। आई बात समझ में, है ना। चलिए, तो निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? वह सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसी संज्ञा का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। ठीक, अब देखिए आपके मन में एक प्रश्न तो उठ रहा होगा, मुझे पता है। प्रश्न ये उठ रहा होगा कि सर जी हमने देखा था पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कल की क्लास में आपने देखा होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम में यहाँ पे देखिए मध्यम पुरुष में आप लोग, ये दो शब्द है और हमने बात किया था कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो जब ये पुरुषवाचक सर्वनाम है तो ये निजवाचक सर्वनाम में कैसे आ गए? हाँ भाई, समझ में आई? भाई आप जो शब्द है ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। हमने पढ़ा था कि जिसमें आप अपनी बात किसी से कहते हैं, यानी जिसमें श्रोता होता है, वहाँ पे तू, तुम, आप और आप लोग जैसे शब्द प्रयोग होते हैं, है ना। तो आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि जब आप और आप लोग पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है तो ये निजवाचक सर्वनाम शब्द में कैसे आ गए? तो इसमें आप घबराइए मत, इसमें अंतर होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना। अंतर क्या होता है चलिए देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में, मैंने बताया अभी आपने देखा, पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष बहुवचन में भी आपका प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में? पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में आपका प्रयोग किया जाता है, लेकिन निजवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाला आप भिन्न है। क्यों भिन्न है? क्योंकि इस सर्वनाम का प्रयोग किसी निराकरण या अवधारणा के लिए किया जाता है। इस आप का प्रयोग किसी निराकरण या अवधारणा के लिए किया जाता है, और जो पुरुषवाचक सर्वनाम के मध्यम पुरुष में जो आप का प्रयोग होता है वो किसी निराकरण या अवधारणा के लिए नहीं होता है, लेकिन निजवाचक में किसी निराकरण या अवधारणा के लिए आपका प्रयोग किया जाता है ना। क्यों? क्योंकि निजवाचक में आप या स्वयं यानी खुद के बारे में बोध होता है, खुद के बारे में बोध होता है, और मध्यम पुरुष बहुवचन में जो आपका प्रयोग किया गया है जिस पुरुषवाचक सर्वनाम में, ये आप शब्द दूसरों के बारे में बता रहा है, दूसरों के बारे में, कि आपने किसी से कहा, है ना। जैसे मैंने किसी से कहा तो वो क्या है? वो कोई श्रोता है, तो श्रोता के लिए आपका प्रयोग आया है। जैसे आपने कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, है ना, आप बहुत सुंदर हैं, है ना, तो ये श्रोता के बारे में कह रहे हैं क्योंकि श्रोता आपकी बात सुन रहा है। लेकिन यहाँ पे है कि सीता आप स्वयं चली आई, राम आप स्वयं गा और बजा लेते हैं, है ना। तो ये जो शब्द है ये आपके निजवाचक सर्वनाम की बोध कराता है। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। अब
मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम में अंतर क्या होता है। कल की क्लास में हमने पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात किया था और आज की इस क्लास में हम लोग निजवाचक सर्वनाम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने इससे पहले की क्लास को नहीं देखा है तो ज़रूर जाइए, चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट में जाकर आप कल वाली क्लास को जरूर देखिए, तभी आपको सर्वनाम समझ में आएगी, है ना। जब पुरुषवाचक सर्वनाम समझ में आ जाएगा तब आपको निजवाचक सर्वनाम भी समझ में आ जाएगा और आप इसमें अंतर पता लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के बदले होता है तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। मतलब जब आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के बदले हो तब समझ जाइएगा कि वहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम है। जैसे तू पागल है, अब इसका जब आप में प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आप पागल हैं, तू पागल है या आप पागल हैं। तो यहाँ पे तू के बदले आप का प्रयोग हुआ है, यानी बहुवचन रूप में पागल हुआ है, बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो तू के बदले किसका प्रयोग हुआ है? आपका। तो आप क्या हो गया? यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, है ना, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो। तुम के बदले आप का प्रयोग हुआ, यानी आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत अच्छी हैं। तो जब आप शब्द का प्रयोग तू या तुम के बदले होता है तब वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। आ गया समझ में? आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम में अंतर कैसे करेंगे। तो जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के बदले होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जब आप शब्द का प्रयोग स्वयं या खुद के बदले होता है तो वह निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मोहन आप ही खाना बनाते हैं, मोहन आप ही खाना बनाते हैं, यानी मोहन स्वयं, यानी मोहन खुद ही खाना बनाता है। मोहन जो है वो स्वयं खाना बनाता है। तो यहाँ पे मोहन के स्वयं यानी खुद के बदले आप का प्रयोग हुआ है, इस वजह से ये निजवाचक सर्वनाम होगा। सीता आप ही चली गई, सीता आप ही चली गई, यानी सीता स्वयं, सीता खुद चली गई है। तो यहाँ पे जो खुद या स्वयं के बदले आपका प्रयोग हुआ है ये आपका निजवाचक सर्वनाम है ना। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? तो जब तू या तुम के बदले आप शब्द का प्रयोग हो तब पुरुषवाचक सर्वनाम, और जब स्वयं या खुद शब्द का प्रयोग हो तब निजवाचक सर्वनाम, है ना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको निजवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। निजवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में कैसे अंतर किया जाता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपनी चर्चा को थोड़ी और आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ना। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जो है ये निश्चय धनवाचक धन सर्वनाम से मिलकर बना है। निश्चय का अर्थ होता है कि निश्चित करना, है ना। निश्चय का अर्थ होता है निश्चित करना। तो निश्चित बोध कराने वाला सर्वनाम, है ना, निश्चित बोध कराने वाला सर्वनाम आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। बात करें इसकी परिभाषा की तो वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना।
अगर इसकी सरल भाषा में या सरल शब्दों में इसकी परिभाषा दे तो जिन शब्दों के प्रयोग से किसी वस्तु या वक्ता की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से या जिन शब्दों के प्रयोग से किसी वस्तु या वक्ता की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में? तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसकी सही स्थिति को निश्चित कर देते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन शब्दों से या जिन शब्दों के प्रयोग से किसी वस्तु या वक्ता की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में? है ना? चलिए, जैसे उदाहरण है, यह मेरा कमरा है। यह मेरा कमरा है। यह शब्द क्या है? यह शब्द जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि यह मेरा कमरा है, यानी ये जो कमरा है इस कमरा की सही स्थिति, इस कमरा की सही स्थिति जो है वो निश्चित होती है कि यह कमरा जो है वो मेरा है, यानी ये मेरा कमरा है। तो ये निश्चित हो गया कि ये कमरा किसका है? मेरा है। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह मेरा गांव है। ये जो गांव है ये मेरा है, मेरा गांव है। तो यह शब्द क्या है? यह शब्द ये निश्चित कर रहा है कि ये गांव किसका है? ये गांव मेरा है। तो ये शब्द आपका क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना? वह श्याम लाल की गाय है। वह श्याम लाल की गाय है, मतलब वो जो गाय है वो गाय किसकी है? श्याम लाल की है। तो ये निश्चित हो रहा है, यानी उस गाय की स्थिति को निश्चित किया जा रहा है कि वह जो गाय है वो श्यामलाल की गाय है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। यह कलम मेरी है। तो यह कलम मेरी है, यानी इस कलम की जो सही स्थिति है उसका निश्चित ज्ञान हो रहा है कि ये कलम जो है वो मेरी है। ये कलम केवल और केवल मेरी है, अर्थात इस कलम की सही स्थिति का ज्ञान हो रहा है। यहाँ पे जो यह है ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह घर शीला का है, यानी उस घर की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान हो रहा है कि वो घर जो है वो शीला का है। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह मोहन है, मतलब वो जो लड़का है वो मोहन ही है। तो मोहन की सही स्थिति का ज्ञान हो रहा है, इसलिए ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ आकर उसकी स्थिति को निश्चित कर देते हैं उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर जिन शब्दों के प्रयोग से किसी वस्तु या वक्ता की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना? समझ में आ गया? तो उपरोक्त वाक्यों में आपने दो प्रयुक्त शब्द देखे होंगे, एक तो यह और एक वह। तो ये दोनों ही शब्द आपके निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो वस्तु की स्थिति को निश्चित करते हैं या निश्चित कराते हैं। तो जब भी ये दोनों शब्द आपको वाक्य में मिले और किसी वस्तु की स्थिति को निश्चित कर रहे हों तो ये आपके निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द होंगे। तो इस तरीके से आप निश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान भी कर सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक, तो चलिए अब हम अपनी चर्चा को थोड़ी सी और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है ना? तो अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो आ धन निश्चय धन वाचक धन सर्वनाम से मिलकर बना है। यानी आ धन निश्चय धन वाचक धन सर्वनाम मतलब वे सर्वनाम जो किसी वस्तु या वक्ता की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब इसमें स्थिति निश्चित नहीं होगी, है ना? तो वे सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आते हैं, मतलब संज्ञा के बदले आएंगे लेकिन
उसकी स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थिति को अनिश्चित कर देते हैं, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आते हैं लेकिन उसकी स्थिति को निश्चित यानी उसकी स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, अर्थात संज्ञा के स्थिति को अनिश्चित कर देते हैं, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे उसने कुछ खाया कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, उसने कुछ खाया कि नहीं, मतलब उसने कुछ खाया कि नहीं, कुछ अब कितना खाया ये नहीं पता है, कुछ खाया कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो संज्ञा के साथ में प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा की स्थिति यानी संज्ञा के बदले यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, भाई उसने कुछ खाया कि नहीं। अब कुछ तो खाया होगा, रोटी खाया होगा, दाल खाया होगा, सब्जी खाया होगा, चावल खाया होगा, कुछ ना कुछ तो खाया होगा, लेकिन उस कुछ का निश्चित ज्ञान नहीं कराया गया है, इस वजह से यहाँ पे आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। जैसे कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब भाई कोई तो आ रहा है ना, कोई तो आ रहा है, लेकिन कौन आ रहा है ये निश्चित नहीं है, तो ये कौन सा होगा सर्वनाम? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। भाई मान सकते हैं कोई लड़की आ रही होगी, कोई लड़का आ रहा होगा, कोई बुढ़ा आ रहा होगा, कोई आदमी आ रहा होगा, तो कोई तो आ रहा है, लेकिन अब कौन आ रहा है इसकी निश्चित ज्ञान नहीं करा रहा है, इस वजह से ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। अगला देखिए, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने दरवाजा खटखटाया, मतलब कोई तो दरवाजा खटखटाया है, अब कोई भी हो सकता है वो, लेकिन वो कौन है ये निश्चित नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। खाने के लिए कुछ दीजिए, खाने के लिए कुछ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे भी वही बात आती है, खाने के लिए कुछ दीजिए। अब कुछ तो देना है खाने के लिए, अब रोटी दे सकते हैं, चावल दे सकते हैं, कुछ ना कुछ तो देंगे, तो उस कुछ का जो है निश्चित ज्ञान नहीं कराया गया है, यानी क्या खाने में दे रहे हैं आप ये नहीं पता है आपको, तो अनिश्चित है, यानी संज्ञा के बदले तो प्रयुक्त हुआ है और संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर दिया है, इस वजह से ये आपका कौन सा सर्वनाम होगा? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि यहाँ पे निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि आपने खाने को क्या दिया है, और इसमें कहा गया है कि खाने को कुछ दीजिए, है ना। अब वो कुछ मांग रहा है वो भी नहीं बताया गया है कि वो मांग रहा है कि खाने को रोटी दीजिए, खाने को चावल दीजिए। ऐसा अगर कहता तो हम समझ जाते कि वो चावल मांग रहा है, रोटी मांग रहा है, यानी संज्ञा की स्थिति को निश्चित कर रहा है, लेकिन यहाँ पे संज्ञा की स्थिति को निश्चित नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि कुछ खाने को दीजिए, यानी खाने को कुछ दीजिए, तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। चलिए अगला क्या कह रहा है कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। वही बात है कि किसी ने दरवाजा खटखटाया या फिर कोई दरवाजे पे खड़ा है। अब कोई तो खड़ा होगा, है ना भाई, मान सकते हैं डाकिया खड़ा है, मान सकते हैं दूध वाला खड़ा है, मान सकते हैं सब्जी वाला खड़ा, मान लीजिए कि कपड़ा प्रेस करने वाला खड़ा, कोई ना कोई तो दरवाजे पे खड़ा है। अब ये कौन खड़ा है ये नहीं पता है, यानी संज्ञा तो है दरवाजे पर, लेकिन उस संज्ञा की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि कौन सी संज्ञा है, कौन है वो, है ना। तो ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ लड़के कमरे में बैठे हैं, मतलब एक कमरा है उसमें कुछ लड़के बैठे हैं। अब कितने लड़के बैठे हैं ये निश्चित नहीं है ना। लड़कों की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है कि भाई 4 लड़के बैठे हैं कि 5 लड़के बैठे हैं कि एक लड़का बैठा है ना, तो ये नहीं पता चल रहा है। लेकिन ये बताया गया है कि कुछ लड़के जो हैं उस कमरे में बैठे हैं, तो लड़कों की सही स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है कि कितने लड़के बैठे हैं, है ना। तो ये जो कुछ है ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो इस प्रकार से आप जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? वे सर्वनाम जो संज्ञा के बदले आते हैं लेकिन उसकी स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं कराते हैं, अर्थात संज्ञा की स्थिति को अनिश्चित कर देते हैं, ऐसे सर्वनाम को अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आ गया बात समझ में?
उपरोक्त वाक्यों में यानी जो अभी हमने उदाहरण पढ़े हैं, इन उदाहरण में आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे कुछ, कोई, किसने। तो ये जो शब्द हैं यही आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं जो संज्ञा की स्थिति का अनिश्चित ज्ञान कराते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ, कोई शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी आपको वाक्य में कुछ या कोई शब्द मिले तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है ना। लेकिन इसके साथ आपको ध्यान देना होगा कि जब वाक्य में कुछ और कोई शब्द है तो ये भी ध्यान देना होगा कि वस्तु की स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं होना चाहिए। जब वस्तु की स्थिति का निश्चित ज्ञान नहीं होगा और वाक्य में कुछ कोई शब्द होगा तो वहां पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, है ना। इस प्रकार से आप अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास में हम लोगों ने निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में बात किया। इसको विस्तार से पढ़ा, इनकी पहचान करने को समझा, इनमें अंतर समझा। तो सभी बिंदुओं पे हमने विस्तार से अध्ययन किया और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको ये क्लास। और इसमें आपके सभी प्रश्न, आपके मन में जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गया होगा, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप निश्चित तौर पे कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। और मेरे प्यारे साथियों, आपसे विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने सभी दोस्तों, अपने सभी मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको क्लास पसंद आता है तो क्लास को एक लाइक कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से हमें मोटिवेट मिलता है और भी अच्छा कार्य करने को, है ना। तो इसी उम्मीद के साथ मैं इस क्लास की यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग सर्वनाम के कुछ और प्रकारों, कुछ और भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथी, आप सभी मित्र अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।